Good morning, dear students. How are you? Hope you all are fine. Today we will do financial planning concept. What is the meaning of financial planning? Financial planning, it refers to the preparation of a financial blueprint of an organization future operations. फाइनेंशियल मनी के लिए, फाइनेंशियल के लिए, जो भी फाइनेंस के लिए हम ब्लूप्रिंट एक तैयार करते हैं फ्यूचर ऑपरेशंस के लिए, वो हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग कहलाती है। कैसे करना है, क्या करना है, कितना खर्च करना है, कितना किस काम में लगाना है, इन सब चीज़ की प्लानिंग जो है वो क्या है, फाइनेंशियल प्लानिंग है। मनी को कहाँ कहाँ से हम लेंगे, कहाँ कहाँ से उसका यूज़, कहाँ कहाँ पे उसका यूज़ किया जाएगा। तो फाइनेंशियल प्लानिंग देयरफॉर रेफर टू प्री डिटरमाइनिंग ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटी सो दैट द ऑब्जेक्टिव ऑफ और द ऑर्गेनाइजेशन कुड बी अचीव। इस तरीके से प्लान करते हैं हम कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव हों। फाइनेंशियल प्लानिंग इम्प्लाई फोरकास्टिंग फाइनेंशियल नीड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या कहता है कि फाइनेंशियल प्लानिंग जो है वो एक तरह से फाइनेंशियल नीड का, ऑर्गेनाइजेशन की कितनी फाइनेंसिंग नीड है उसका जो है फोरकास्ट करता है, अनुमान लगाता है देयर सुटेबल सोर्सेज एंड टू शो एंश्योर देयर एफिशिएंट यूटिलाइजेशन। और साथ ही साथ जो भी सोर्सेज हैं उनका प्रॉपर सुटेबल जो सोर्सेज हमारे अकॉर्डिंग बनेगा। जैसे कि हम इंटरेस्ट रेट कम देना चाहते हैं तो हमारे अकॉर्डिंग कौन हमें फाइनेंस दे सकता है, उसका पहले से प्लान करना और उसको प्रॉपर यूटिलाइज करवाना ही फाइनेंशियल प्लानिंग है। तो यहाँ देखेंगे बहुत ही सुंदर डायग्राम है फाइनेंशियल प्लानिंग में। इसमें सबसे पहले क्या है, रिक्वायरमेंट ऑफ फंड। फंड का रिक्वायरमेंट देखा जाएगा कि आपको कितनी मनी की नीड है, कितनी कैपिटल आपको चाहिए। फिर प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड्स, प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड कहाँ कहाँ से आपको फंड जो है वो मिल सकता है। फिर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, किस तरीके से आप उसको यूटिलाइज करेंगे, कितना आपको शॉर्ट टर्म में लगाना चाहिए, कितना आपको लॉन्ग टर्म के लिए एसेट्स में लगाना चाहिए। तो ये चीज़ जो है वो हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग है। तो डेफिनेशन देखेंगे, वॉकर एंड बर्गन ने दी है, फाइनेंशियल प्लानिंग परटेन टू function of finance and include the determination of firm's financial objective, financial policy and financial procedure। क्या है, फाइनेंस के लिए जो फंक्शन हम करेंगे, जो भी काम करेंगे जिसमें फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव, प्रोसीजर, पॉलिसी, ये सब जो है डेटर्मिनेशन की जाती है, इनकी निर्धारित की जाती हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। क्या प्रोसेस है फाइनेंशियल प्लानिंग की? सबसे पहले हम अपने ऑब्जेक्टिव जो हैं वो सेट करते हैं। तो फर्स्ट हमारा पॉइंट बनता है डेटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव। जो भी फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव आपके हैं बिजनेस से रिलेटेड वो आप बताएंगे। तो शॉर्ट टर्म के और लॉन्ग टर्म के दोनों टाइम के बताएंगे। शॉर्ट टर्म वो जिसमें हम लिक्विडिटी जो है एडिक्वेट ऑर्गेनाइजेशन में हो, इसको मेंटेन करने से रिलेटेड हो सकते हैं। और लॉन्ग टर्म के जो फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या होता है, एडिक्वेट फाइनेंस फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज सो एज टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आपको लॉन्ग टर्म के लिए फाइनेंस मिल जाए जिससे आपके बिजनेस की या ऑर्गेनाइजेशन की जो एफिशिएंसी है उसको आप इंक्रीज कर सकें। सेकंड हमारा पॉइंट आता है डेटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल पॉलिसीज। पॉलिसीज की बात करें इन द सेकेंड स्टेज फाइनेंशियल प्लानिंग। अब देखो आपने प्लानिंग में पहले ऑब्जेक्टिव लिए, अब ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आप कुछ तो ऐसी पॉलिसी बनाएंगे। तो पॉलिसी आर डेटरमाइन सो दैट द फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव कुड बी अचीव। इट इंक्लूड कैपिटलाइजेशन पॉलिसी। अब देखो कैपिटलाइजेशन पॉलिसी, कैपिटल स्ट्रक्चर पॉलिसी, फिक्स एसेट्स मैनेजमेंट पॉलिसी, डिविडेंड पॉलिसी, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट पॉलिसी, क्रेडिट पॉलिसी। तो ये सारी जो पॉलिसी हैं वो हमारी फाइनेंशियल पॉलिसी में आती हैं, क्योंकि इन सब में हम फाइनेंस से रिलेटेड ही बात करते हैं। जैसे कि कैपिटलाइजेशन पॉलिसी, कैपिटलाइजेशन क्या होता है कि लॉन्ग टर्म के लिए जो भी हम मनी देखते हैं कि हमको कितनी मनी की नीड है और कौन कौन से सोर्सेज से हमको मिल सकती है, तो वो हम प्लानिंग जो है वो इसमें करते हैं।
तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म के सोर्सेज ऑफ कैपिटल के जो रहेंगे उससे रिलेटेड पॉलिसी जो बनेगी वो हमारी यहाँ बनेगी। इसमें करंट लाइबिलिटी को इंक्लूड नहीं किया जाता है, किसमें, कैपिटलाइजेशन में। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, लॉन्ग टर्म के लिए जो स्ट्रक्चर है, मींस सोर्सेज हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज का जो स्ट्रक्चर बनाया जाता है उससे रिलेटेड पॉलिसी जो है इसमें बनाई जाती है। अब आप कहेंगे कैपिटलाइजेशन पॉलिसी में और कैपिटल स्ट्रक्चर पॉलिसी दोनों ही लॉन्ग टर्म के लिए काम कर रही है, तो इनमें सेम क्या है। अब सेम की बात तो मैच कर ही रही है, लेकिन इसमें डिफरेंट क्या है वो देखेंगे। कैपिटलाइजेशन पॉलिसी जो है वो सोर्सेज को एग्रीगेट अमाउंट बताती है कि लॉन्ग टर्म सोर्सेज की कैपिटल की एग्रीगेट अमाउंट जो है वो क्या रहेगी। कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से बताता है कि आपका, जैसे आप मान लीजिए कि हम बात करें शेयर से, डिवेंचर से या बैंक लोन जो लॉन्ग टर्म के लिए है, तो कितना कितना जो है लिया जाएगा वो कैपिटल स्ट्रक्चर बताता है। सबको एग्रीगेट अमाउंट देखें तो कैपिटलाइजेशन बताती है। कैपिटलाइजेशन जो है वो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट कहा जाता है, और जो हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर पॉलिसी है वो हमारी क्वालिटेटिव कही जाती है। नेक्स्ट हमारा क्या है, फिक्स एसेट्स मैनेजमेंट पॉलिसी। अब कितना फिक्स एसेट्स में पैसा लगाया जाए, उसको किस तरीके से मैनेज किया जाए, तो हम यहाँ पर उससे रिलेटेड पॉलिसी बनाते हैं। डिविडेंड पॉलिसी, डिविडेंड को डिवाइड किया जाए नहीं किया जाए, इससे रिलेटेड पॉलिसी बनाई जाती है। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, वर्किंग कैपिटल क्या होता है, जो भी आपको शॉर्ट टर्म के लिए, या हम कह सकते हैं कि वर्क करने के लिए, ऑपरेशन के लिए 1 ईयर तक के जो भी आपके एक्सपेंसेस होते हैं उससे रिलेटेड आपको जो कैपिटल चाहिए वो आप यहाँ पर मैनेज करते हैं। इसको हम करंट एसेट्स भी मान लेते हैं। वैसे तो वर्किंग कैपिटल करंट एसेट्स और लाइबिलिटी में से लेस करने के बाद ही वर्किंग कैपिटल निकलती है, तो वही करंट एसेट्स और लाइबिलिटी में जो भी पैसा आपका लगा हुआ है उससे रिलेटेड पॉलिसी जो है आप वो यहाँ पर बनाएंगे। फिर क्या है, क्रेडिट पॉलिसी। आपको क्रेडिट कहाँ से मिल रहा है, तो उससे रिलेटेड भी आपको, आपने किसी को क्रेडिट दिया है तो उससे रिलेटेड कि आप किस तरीके से उससे मनी कब कब वापस ले सकते हैं। तो ये सारी जो हमारा आता है कैपिटल फाइनेंशियल पॉलिसीज़ में। अब जैसे यहाँ बात करें, द पॉलिसी ऑफ द कंपनी में बी डिपेंड ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल इन द इनिशियल ईयर रिगार्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। द पॉलिसी में बी टू कीप द रेट ऑफ डिविडेंड लो इन द इनिशियल ईयर रिगार्डिंग क्रेडिट सेल। द पॉलिसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में बी टू सेल गुड्स और क्रेडिट टू क्रेडिट वर्थी कस्टमर अलोन। तो यहाँ हम डिफरेंट डिफरेंट जो है पॉलिसीज हम बना लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है डेटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल प्रोसीजर। अब फाइनेंशियल प्रोसीजर क्या रहेगा, जब आपकी प्लानिंग में आपने क्या कर लिया, पहले सबसे पहले आपने क्या किया था, ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए थे, फिर पॉलिसी बन गई। अब आई है मेन बात प्रोसीजर की। तो प्रोसीजर क्या रहेगा, मोर क्लियर होना चाहिए पॉलिसी के। इन केस ऑफ प्रोसीजर इट इज़ लेड डाउन इन व्हाट ऑर्डर ए जॉब विल बी परफॉर्म्ड। ये बताया जाता है कि आपको किस तरीके से काम को करना है। फॉर इंस्टेंस डिसीजन रिगार्डिंग डिपेंडिंग ऑन इक्विटी कैपिटल इन द इनिशियल ईयर ऑफ द कंपनी इज ए पॉलिसी, बट द डिफरेंट स्टेप टेकन to procure equity capital fall under the category of financial procedure. Similarly, credit sale is a policy, but किस तरीके से उसको एक्शन में लेना है, what prescribe the sequence of action to be taken in case of non realization of payment on time। अब देखो आपने क्रेडिट की पॉलिसी बना ली लेकिन पर्सन पेमेंट नहीं दे रहा है, तो क्या एक्शन रहेंगे हमको उसकी अपनी अमाउंट जो है वो निकलवाने के, किस तरीके से हम डेटर के साथ पेश आएंगे। पहले क्या करेंगे, हम एक राइटिंग के पोलाइट रिमाइंडर, फिर क्या होगा उसको टेलीफोनिकली कहेंगे, फिर क्या होगा उसको पर्सनल विजिट करेंगे। तो ये हमारे जो है फिर लास्ट में हम जो है लीगल एक्शन लेंगे। तो ये हमारा एक प्रोसीजर रहता है किस तरीके से हम उसको फॉलो करेंगे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है क्या, ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। अब बात है क्या, फाइनेंशियल प्लान किस तरीके से कर रहे हैं और उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो सबसे पहले हम ये चाहते हैं कि जो भी हम मनी फंड जो भी चाहते हैं वो टाइमली अवेलेबल हो जाए। तो हमारा ये ऑब्जेक्टिव रहता है कि जो भी फाइनेंस के लिए आपने प्लान किया है कि टू इंश्योर टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ फंड व्हेन एवर रिक्वायर्ड। जब भी आपको मनी की नीड है तो आपको उस टाइम पर मनी मिल जाए। मीन्स जो भी आपको एक्सपेंसेस करने के लिए, डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए जो भी पैसा चाहिए वो मिल जाए, ये आपका एक ऑब्जेक्टिव रहता है। सेकंड, टू सी दैट द फर्म डज नॉट रेज रिसोर्स अननेसेसरीली।
तो यहाँ पर फर्म ये देखती है कि जो वेस्ट ना हो, जो आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो आपको मनी चाहिए ही नहीं और वो वेस्ट आपके पास पड़ी है, क्योंकि अगर आपके पास ज़्यादा होगा तो भी आपके बिजनेस में जो है वेस्टेज को वो देगा, फालतू के खर्चे बढ़ाएगा। और अगर नहीं पड़ा होगा तो भी क्या होगा कि आप अपने बिजनेस में जो अपॉर्चुनिटी है या कैश डिस्काउंट है या प्रॉम्प्ट पेमेंट से आपको डिस्काउंट मिलने के चांसेस हैं, वो सारे आप खो देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ द बैलेंस ऑफ कैश नीडेड इज ₹5 lakh बट द एक्चुअल कैश बैलेंस इज 10 lakh, द कैश ऑफ 5 lakh विल रिमेन आइडल एंड इट विल इनकर लॉस ऑफ द इंटरेस्ट। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि अगर आपको 5 लाख रुपए की जरूरत है, आपने 10 लाख रुपए रखे हुए हैं, तो 5 लाख रुपए जो है वो इंटरेस्ट भी खो रहे हैं, जो आपको बाहर से मिल सकता है कहीं पर इन्वेस्ट करने से। और अगर हम कंट्रेरी में देखें कि अगर आपको 3 लाख आपके पास हैं और आपको 5 चाहिए, तो वहाँ पर क्या होगा कि आपको प्रॉम्प्ट पेमेंट नहीं करने की वजह से आप डिस्काउंट नहीं ले पाएंगे, साथ ही साथ आपकी रेपुटेशन पर भी फ़र्क पड़ता है। तो इसलिए फाइनेंशियल प्लानिंग जो है वो सोच समझ कर की जानी चाहिए कि जितना फाइनेंस आपको चाहिए वो एडिक्वेट मैनर में रहे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या आता है, इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। क्या है इंपॉर्टेंस फाइनेंशियल प्लानिंग की? तो सबसे पहली पॉइंट जो है हमारा क्या है, हेल्प टू फेस द इवेंचुअलिटीज़। फाइनेंशियल प्लानिंग जो है वो कहते हैं कि जो भी सिचुएशन आपके सामने आई है, अगर आपके पास प्रॉपर फाइनेंस होगा तो आप क्या कर पाएंगे कि उस सिचुएशन से लड़ पाएंगे या उस सिचुएशन को कवर कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि हेल्प मिलती है उस फेस करने में उस इवेंचुअलिटीज़ की। सेकंड हमारा आता है हेल्प इन अवॉइडिंग बिजनेस शॉक्स एंड सरप्राइजेज। जो भी अचानक से या सरप्राइज आपके बिजनेस के लिए होते हैं, तो उसके लिए भी क्या है, हमको फेस करने के लिए जो मनी की ज़रूरत होती है, फाइनेंस की ज़रूरत होती है, ये हमको प्लानिंग अगर हम पहले से ही कर लेते हैं तो ये जो है शौक से और उसमें सरप्राइजेज में हेल्प करता है, उससे बचाता है। हेल्प इन कोऑर्डिनेशन बनाने में, अब बिजनेस में डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी होंगी, सेल, परचेज, प्रोडक्शन, फाइनेंस। अगर आपने प्रॉपर फाइनेंस की प्लानिंग करके रखी है कि कितना पैसा आपका सेल में इन्वेस्ट किया जाएगा या सेल के कामों में लगेगा, कितना आपका प्रोडक्शन में किया जाएगा, तो वहाँ पर कोऑर्डिनेशन जो है वो प्रॉपर बन पाता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है हेल्प इन अवॉइडिंग वेस्टेज ऑफ फाइनेंस। ये क्या करता है, जो भी वेस्टेज हुई है फाइनेंस से रिलेटेड, जो है वेस्टेज हो सकती है, उसको बचाता है। अगर आपने प्रॉपर प्लान किया है तो आप ना तो मनी को एक्स्ट्रा रखेंगे ना ही कम रखेंगे, एडिक्वेट मैनर में रखेंगे, तो वहाँ आपकी वेस्टेज नहीं होती है, लॉस नहीं हो सकता है, चोरी होने का भय नहीं होता है, ना ही वेस्ट फालतू के खर्चे बढ़ते हैं। तो ये जो है वेस्टेज होने से बचाता है। हेल्प टू लिंक द प्रेजेंट विद द फ्यूचर। ये क्या करता है, हेल्प करता है जो भी प्रेजेंट की फ्यूचर के साथ जो है लिंक बना देता है और आपके हेल्प करने देता है रिस्क को मिनिमाइज करने में, जो भी अनसर्टेनिटी है उससे निजात पाने में। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है हेल्प इन क्रिएटिंग लिंक बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजन। क्या है, ये हेल्प करता है कहाँ इन्वेस्ट किया जाए, कहाँ नहा नहीं किया जाए, तो क्या फाइनेंसिंग डिसीजन हमको लेना चाहिए, कितनी मनी किस काम में लगानी चाहिए, तो ये हमको बताता है, हेल्प करता है उसको लिंक क्रिएट करने में। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है, लास्ट पॉइंट है हमारे इम्पोर्टेंस का, फाइनेंशियल कंट्रोल। अब देखो, फाइनेंशियल प्लानिंग से आपको हर बार ये ध्यान में रखना होगा कि जहाँ भी प्लान किया जाता है वहाँ कंट्रोल से काम लिया जाता है, फुल्ली कंट्रोल जो है वहाँ रखा जाता है, तभी तो प्लान करते हैं ना कि फाइनेंस वेस्ट ना हो, कंट्रोल रखने के लिए ही तो प्लान करते हैं। तो फाइनेंशियल कंट्रोल तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि कंट्रोल और प्लानिंग जो है वो साथ साथ चलते हैं, चाहे वो मैनेजमेंट के फंक्शन की बात थी तो चाहे फाइनेंस की प्लानिंग और कंट्रोल की बात है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि ये पहले से ही एक स्टैंडर्ड फिक्स कर देता है और फिर उससे क्या होगा, एक्चुअल परफॉर्मेंस या एक्चुअल जो भी आपका काम रहा, जितना भी यूज़ हुआ, उसको मेज़र करता है स्टैंडर्ड से। अगर कोई डेविएशन आता है तो उसमें कुछ डेविएशन को पता लगाता है, फिर उसके लिए करेक्टिव एक्शन लेता है। तो ये जो है एक तरह से कंट्रोल करता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है 9.2 कैपिटल स्ट्रक्चर। क्या है कैपिटल स्ट्रक्चर? अभी बताया था मैंने कि लॉन्ग टर्म फाइनेंस में डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज का क्या क्या प्रपोर्शन लिया जाए। मीन्स इक्विटी शेयर कैपिटल से कितना लिया जाए,
डिबेंचर से कितना लिया जाए, कितने परसेंट जो है वो लॉन्ग टर्म के हम बैंक लोन से ले सकते हैं। तो ये कहता है कि रिलेटिव प्रपोर्शन ऑफ डिफरेंट सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स। रिलेटिव प्रोपोर्शन बताता है कितना, कितनी मात्रा, मतलब कितने अनुपात, कितना परसेंट जो है हम टोटल कैपिटल जितनी आपको चाहिए उसका कितना परसेंट हम इक्विटी से लेंगे, कितना परसेंट आप प्रेफरेंस से लेंगे, कितना परसेंट आप डिबेंचर से लेंगे और कितना परसेंट आप रिटेन अर्निंग करेंगे। तो ये जो है आपको उसके प्रपोर्शन के बारे में हेल्प करता है और वही हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर कहलाता है। अब आगे हम बात करते हैं, इट इज़ एसेंशियल टू नो द मीनिंग ऑफ टू अदर रिलेटेड टर्म्स। अब दो इससे रिलेटेड टर्म्स हैं, एक है कैपिटलाइजेशन, एक है फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। अब जो कैपिटलाइजेशन है वो और ये कैपिटल स्ट्रक्चर भी कुछ सेम लगते हैं। तो कैपिटलाइजेशन जो होता है वो क्या करता है, एग्रीगेट ऑफ लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ कैपिटल, मतलब कि कितनी कैपिटल जो है वो लॉन्ग टर्म सोर्सेज से ली जाए, अलग अलग नहीं बताता, टोटल बताता है। एग्रीगेट क्वांटिटिव एक्सपेक्ट इसको कहा जाता है, कैपिटल स्ट्रक्चर को क्वालिटेटिव एक्सपेक्ट कहा जाता है। फाइनेंशियल स्ट्रक्चर क्या होता है, लॉन्ग टर्म का और शॉर्ट टर्म का दोनों का मिलाकर जो भी हमारा फाइनेंस सोर्सेज बनते हैं, जो कि हम लाइबिलिटी साइड में दिखाते हैं, उसकी बात ये करता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इसमें कि ए कंपनी रिक्वायर फाइनेंस इन ऑर्डर टू रन इट्स बिजनेस प्रॉपरली, इट इज़ मोस्टली ऑब्टेन फ्रॉम द फॉलोइंग सोर्सेज, जैसे कि इक्विटी शेयर कैपिटल से, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से, ब्रॉड कैपिटल से, रिटेन प्रॉफिट से, करंट लाइबिलिटी से। तो डिफरेंट सोर्सेज जो है ये बताता है। तो ये हमारे पॉइंट्स हैं कि हमारे कौन कौन से सोर्सेज रहते हैं टोटल कैपिटल के। जैसे कि इसमें करंट लाइबिलिटी भी लिया है, जो कि हम करंट लाइबिलिटी को भी इंक्लूड करते हैं अपनी टोटल कैपिटल में। तो यहाँ देखेंगे सोर्स ऑफ कैपिटल में, जैसे अब बोला है कि आपको 10 लाख कैपिटल की नीड है, आप 45% कैपिटल, टोटल कैपिटल का 4,50,000 इक्विटी शेयर से ले रहे हैं। 22.5% जो है आपका 2,25,000 आप किससे ले रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर से, फिर ब्रॉड कैपिटल से, फिर रिटेन प्रॉफिट से और करंट लाइबिलिटी से। तो इस तरीके से हमारा टोटल 10 लाख बन जाता है। अब आप इसका परसेंटेज कैसे निकाल लें, ये आपने डिसाइड कर लिया, 4,50,000 बाय में 10 लाख मल्टीप्लाई में 100। ये तो था हमारा किसका परसेंटेज, टोटल कैपिटल का परसेंटेज 45%। सीधा 2,25,000 को किया 10 से डिवाइड, मल्टीप्लाई 100, 22 आ गया, ठीक है। लेकिन ये ध्यान से समझेंगे लॉन्ग टर्म सोर्सेज। अब लॉन्ग टर्म सोर्सेज हमारे कहाँ तक है, इसको हटाने के बाद है, मीन्स करंट लाइबिलिटी को हम इंक्लूड नहीं करते तो हमारे बाकी के बचे हुए लॉन्ग टर्म है। तो हम यहाँ पर 10 लाख में से करंट लाइबिलिटी के लेस कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 9 लाख हो जाएंगे। तो 4,50,000 बाय में 9 लाख मल्टीप्लाई में 100 कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 50%, 25%। तो ही इस तरीके से हम ये बताते हैं कि हमारा कितना परसेंटेज जो है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल सोर्सेज का है। अब इट इज़ द लाइबिलिटी साइड ऑफ कंपनीज बैलेंस शीट। एग्रीगेट अमाउंट की बात करें 10 लाख, परसेंटेज डिफरेंट फाइनेंशियल सोर्सेज के बता दिए आपने। तो जो भी हमने यहाँ पर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के लिए जो बात की थी वो हमारी क्या कहलाती है, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। अगर हम खाली करंट लाइबिलिटी को हटा देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, तो जो भी हमारी टोटल एग्रीगेट अमाउंट है वो बताती है 9 लाख कैपिटलाइजेशन है। अब यहाँ पर पर्टिकुलर डिफरेंट सोर्सेज का परसेंटेज कि लॉन्ग टर्म सोर्सेज में इक्विटी शेयर्स का कितने परसेंट है, 50% है, प्रेफरेंस शेयर का कितने हैं, 25% है। तो ये जो आपका प्रोपोर्शन बता रहा है वो कैपिटल स्ट्रक्चर बताता है। तो यहाँ पर क्लियर तो आपको हो ही गया होगा कि फाइनेंशियल स्ट्रक्चर क्या, कि इट रेफर टू द कंपोजिशन ऑफ द लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, इन अदर वर्ड्स लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ कैपिटल। जो भी आपकी लॉन्ग टर्म की, शॉर्ट टर्म की सोर्सेज हैं इंक्लूड करते हैं जब वो बनता है फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। कैपिटलाइजेशन क्या है, ये एग्रीगेट है लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ कैपिटल का।
पहले ही बताया मैं, लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ कैपिटल का एग्रीगेट होता है जिसमें हम शॉर्ट टर्म को इंक्लूड नहीं करते हैं। जैसे कि हम बात कर रहे थे टोटल लॉन्ग टर्म से आए 9 लाख, तो जो 9 लाख शो कर रहा है ना वो कैपिटलाइजेशन को शो कर रहा है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या कहता है? इट रेफर टू रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ डिफरेंट सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल। डिफरेंट सोर्सेज से कितना प्रोपोर्शन लिया तो वो हमारा लॉन्ग टर्म उसको बताता है कैपिटल स्ट्रक्चर को। जैसे कि हमने कहा कि 9 लाख कैपिटलाइजेशन था, 9 लाख का कितने परसेंट हमने इक्विटी से लिया, कितना प्रोपोर्शन हमने प्रेफरेंस से लिया, कितना हमने डिबेंचर से लिया, कितना हमने रिटेन अर्निंग की है। तो ये सारे हमारे पॉइंट्स यहाँ होते हैं। अब यहाँ देखेंगे, मैंने पहले ही बताया आपको कि कैपिटलाइजेशन जो है वो क्वांटिटेटिव एक्सपेक्ट है और जो हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर है वो क्वालिटेटिव एक्सपेक्ट है। अब आगे बात आती है कि डेब्ट कैपिटल और इक्विटी शेयर कैपिटल, कॉस्ट एंड रिस्क। तो यहाँ देखेंगे कि अगर हम डेब्ट कैपिटल से पैसा लेते हैं तो हमारे बिजनेस के लिए क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है, और इक्विटी कैपिटल से लेने पर क्या फ़ायदा और क्या नुकसान हो सकता है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम डेब्ट कैपिटल से पैसा लेते हैं तो हमको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, और जब इक्विटी शेयर से लेते हैं तो आपको डिविडेंड पे करना पड़ता है। यहाँ तक आई थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। द कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल इज लेस देन द इक्विटी कैपिटल। जो डेब्ट कैपिटल की कॉस्ट है ना वो तो एक प्री डिटरमाइंड फिक्स रेट है कि आपको 5% देना है इंटरेस्ट, 2% देना है या 10% देना है, शुरू से डिसाइडेड है। ऐसा नहीं होगा कि कभी कम कभी ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन इक्विटी शेयर कैपिटल के लिए तो सारा प्रॉफिट का बचा हुआ पार्ट आप डिवाइड कर देते हो, चाहे वो 50% बने, चाहे वो 20% बने, चाहे वो 30% बने। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल जो है वो कम रहती है इक्विटी कैपिटल की कॉस्ट से। इट्स मेन रीज़न इज दैट द इन्वेस्टमेंट मेड बाय लेंडर इज लेस रिस्की। इसका मेन कारण क्या है कि इन्वेस्टमेंट जो करता है ना जो पर्सन, मीन्स डेब्ट में जब कर रहे हैं तो वो देने वाला पर्सन जो है डिबेंचर से पैसा ले रहा है वो सेफ होता है। क्यों सेफ होता है? क्योंकि यहाँ पर हमने अपनी कोई मॉर्टगेज में एक तो एसेट सिक्योर रखी होती है, दूसरा हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हम डेब्ट कैपिटल को मनी नहीं दे पाते हैं तो वो हमारे खिलाफ जो है केस करके हमारे बिजनेस को सेल तक करवाने की हिम्मत रखते हैं। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि ये रिस्क ही कम होते हैं, इसीलिए इनको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। तो इन दोनों में रिलेशन देखना कि अगर आपको ज़्यादा रिस्क है मनी देने वाले को तो उसको ज़्यादा कॉस्ट मिलेगी, मीन्स उसको ज़्यादा बेनिफिट रहेगा मनी के वे से, इंटरेस्ट रेट की वजह से। अगर उस पर्सन को कम रिस्क है तो कम उसको मनी मिलेगी रिटर्न में। जैसे इक्विटी शेयर कैपिटल वालों को ज़्यादा जो है रहता है लॉस के चांसेस, क्योंकि एक तो सबसे लास्ट में उनकी मनी को पे किया जाता है, दूसरा किसी साल प्रॉफिट होंगे तो डिविडेंड मिल जाएगा, नहीं होंगे तो नहीं मिलेगा, कम रेट से होंगे तो कम मिलेगा, ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा मिलेंगे। तो अगर मान लीजिए हर बार कम ही हो तो कम ही मिलता रहेगा, और मनी का भी लास्ट में जब सभी को पे होने के बाद अगर कुछ मनी बचती है तब ही इक्विटी शेयर होल्डर को पे किया जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर ये बात कही जाती है कि डेब्ट कैपिटल जो है वो कम रिस्की है, इसीलिए उसको कम कॉस्ट का पे करनी पड़ती है। और जो हमारा ये क्या है इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनको कोई राइट नहीं होता है केस करने का या कुछ भी, तो मनी नहीं मिलती है, इसीलिए उनको कम रिटर्न जो है वो ज़्यादा दिया जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे इन्वेस्टर्स के लिए डेब्ट कैपिटल जो है रिटर्न लो दिया जाता है क्योंकि रिस्क भी लो है। इक्विटी कैपिटल के लिए हाई रिटर्न मिलता है क्योंकि हाई रिस्क है। अब दोबारा देखेंगे, अब हमने ये तो इन्वेस्टर के पॉइंट से देखा था, अगर अब हम कंपनी के पॉइंट से देखें तो डेब्ट कैपिटल के लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम दी जाती है। क्यों कम दी जाती है?
क्योंकि हमारे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें वो हाई रिस्क दे सकती हैं। हमको डर लगा रहता है कि कभी भी हमारे खिलाफ केस कर दिया, हम मनी नहीं दे पाए तो ये हमारा बिजनेस पूरा बंद करवा सकते हैं। तो डेब्ट कैपिटल हमारे बिजनेस के लिए ज़्यादा रिस्की है, इसीलिए हम उसको कम पे कर रहे हैं। इक्विटी कैपिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इक्विटी कैपिटल जो है उसकी कॉस्ट हम हाई पे कर रहे हैं। क्यों हाई पे कर रहे हैं? क्योंकि वो हमको आराम से पैसा दे रहे हैं, हमको लाइफ टाइम में उसका यूज़ करने के लिए मिल रहा है, हमको कोई जल्दी नहीं है उनका मनी लौटाने की, तो उनके लिए हमारा रिस्क क्या है? लो। मतलब हम जो है उनसे अनसिक्योर फील नहीं करते, तो इसलिए हमको रिस्क क्या है? कम। कम है तो मनी कॉस्ट ज़्यादा। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, अब यही चीज़ पहले इक्विटी की शेयर के साथ देखी आपने, अब देखेंगे क्या? डेब्ट कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी। सिमिलैरिटीज़ क्या है? दोनों की प्रिस्क्राइब्ड रेट फिक्स होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है उस पर जो भी डेफिनेट होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट और डिविडेंड का, और दोनों ही लॉन्ग टर्म सोर्सेज की कैपिटल के हैं, या हम कह सकते हैं फिक्स कैपिटल वाले माने जाते हैं। दोनों को ही फिक्स कैपिटल कॉस्ट देनी पड़ती है। बोथ दी सोर्सेज आर कैपिटल आर लेस कॉस्टली आर चीपर देन द इक्विटी शेयर कैपिटल। दोनों ही इक्विटी शेयर से सस्ते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है? डिसिमिलैरिटी क्या है? इंटरेस्ट ऑन डेब्ट कैपिटल जो है कंपनी को पेमेंट करनी पड़ती है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। लेकिन प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड जो है एक कुमुलेटिव के केस को छोड़कर अदर केसेस में जो है डिविडेंड पे नहीं करना पड़ता, सिर्फ तभी करना पड़ता है जब प्रॉफिट हो, लॉस के केस में नहीं करना पड़ता। सेकंड हमारा पॉइंट है द कंपनी गेट टैक्स बेनिफिट ऑन द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द डेब्ट कैपिटल। अगर आप डेब्ट कैपिटल से पैसा लेते हैं तो इंटरेस्ट जो है आपका चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट रहता है, वो आपके प्रॉफिट को कम करके दिखाता है। जब आपके प्रॉफिट को कम करके दिखाता है ना तो आपको टैक्स का बेनिफिट मिल जाता है, क्योंकि आपकी इनकम कम शो होती है। लेकिन प्रेफरेंस शेयर के ऊपर दिया जाने वाला डिविडेंड भी आपका क्या है? टैक्स बेनिफिट नहीं देता है, या आपकी उसको कम नहीं करता है प्रॉफिट्स को। तो इसीलिए यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो है वो टैक्स से बेनिफिट नहीं दिलाती है। कंक्लूजन पे पहुंचे तो बोथ आर फिक्स कॉस्ट कैपिटल बिकॉज ऑफ द कंपल्शन ऑफ द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट डिविडेंड एट दे आर डिफरेंट इन नेचर। दोनों को ही पे करना पड़ता है, लेकिन वो डिफरेंट डिफरेंट नेचर्स के हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है फाइनेंशियल लीवरेज एंड फाइनेंशियल रिस्क। क्या है फाइनेंशियल लीवरेज? इट रेफर टू द presence of fixed financial charges in the income stream of a business। जो भी आपके बिजनेस के इनकम में से के पर फिक्स फाइनेंशियल चार्ज लिए जा रहे हैं, जो भी आपने फिक्स कॉस्ट कैपिटल है आपकी, उसको हमने जो भी पे करना है इक्विटी शेयर कैपिटल के साथ साथ हम डिबेंचर और प्रेफरेंस शेयर के लिए जो पे करते हैं वो कॉस्ट, वो हमारी क्या कही जाती है? फाइनेंशियल लीवरेज। विद द इंक्रीज ऑफ द फाइनेंशियल लीवरेज द रेशियो ऑफ चीप कैपिटल इन द टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी इंक्रीजेज। वो कहते हैं कि अगर फाइनेंशियल लीवरेज का रेशियो जो है इंक्रीज तभी हो सकता है जब आप अपनी टोटल कैपिटल में सस्ते वाले कैपिटल का पार्ट भी रखें। अगर आपने सारे खाली इक्विटी शेयर कैपिटल से पैसा लिया है और उसके ऊपर डिविडेंड दे रहे हैं तो इक्विटी शेयर कैपिटल, ध्यान देना, ये महंगी कॉस्ट वाली, या हम कह सकते हैं कि हाई कॉस्ट वाली कैपिटल मानी जाती है। अगर हम डिबेंचर की बात करें या प्रेफरेंस शेयर की बात करें तो वो चीप कॉस्ट ऑफ कैपिटल मानी जाती हैं। तो यहाँ पर ये कहता है कि अगर आप अपना फाइनेंशियल लीवरेज का रेशियो हाई रखना चाहते हैं तो आपको चीप कॉस्ट कैपिटल भी इंक्लूड करनी चाहिए अपनी लॉन्ग टर्म की कैपिटल में। अगर आप अपना फिक्स लीवरेज फाइनेंशियल लीवरेज रेशियो लो रखना चाहते हैं तो आप इक्विटी शेयर कैपिटल से लेंगे तो आपका जो है कॉस्ट कैपिटल की वजह से आपका रेशियो जो है वो लो हो जाएगा।
तो ये रेशियो जो है जितना ज़्यादा अच्छा मतलब कि हाई होगा, उतना ज़्यादा जो है आपकी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को अच्छा दिखाता है। तो आपको ज़रूरी है कि आप इस तरीके से डिसीज़न लें कि आपका फाइनेंशियल लीवरेज जो है वो हाई रेशियो शो करे या इंक्रीज रहे। अब फाइनेंशियल रिस्क क्या होता है? इट रेफर टू द रिस्क ऑफ नॉट एबल टू कवर फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट बाय ए बिजनेस। देखो, अगर आप अपने बिजनेस की फाइनेंशियल कॉस्ट पे नहीं कर पाते हैं तो आपके बिजनेस के लिए वो रिस्क ही है। तो वही हमारे लिए फाइनेंशियल रिस्क है। फाइनेंशियल रिस्क फाइनेंस की वजह से आने वाला रिस्क। अब फाइनेंस आपने ले लिया, पर आप उसके ऊपर कॉस्ट जो है वो नहीं दे पा रहे हैं, इंटरेस्ट पे नहीं कर पा रहे हैं, अमाउंट पे नहीं कर पा रहे हैं, डिविडेंड नहीं दे पा रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है, आपके बिजनेस के लिए जो फाइनेंस कॉस्ट हैं अगर आप पे नहीं करेंगे तो रिस्क उतना ज़्यादा हो जाएगा। बाय यूजिंग द फिक्स कॉस्ट कैपिटल द बर्डन ऑफ द पेमेंट और फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट इंक्रीजेज। अब देखो, अगर आपके फिक्स कॉस्ट कैपिटल का बर्डन ज़्यादा रहेगा तो अब क्या है, वो इंक्रीज होती जाएंगी। और एडवर्स कंडीशन क्या रहेगी? इनएबिलिटी टू पे द फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट क्रिएट ए रिस्क विच इज़ कॉल्ड फाइनेंशियल रिस्क। तो यहाँ पर हमारा ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमारा ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का पॉइंट है, उसमें हम EBIT EPS एनालिसिस करेंगे। आपको वो मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगी और वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही करें, ध्यान से समझें, वीडियो को समझेंगे कंसेप्ट तो बिल्कुल अच्छे से समझ आएगा। थोड़ा सा टिपिकल है ये, पर इतना भी नहीं कि आपको समझ ना आए। एक बार देखने के बाद दोबारा ध्यान से फिर से सुने, आपको क्लियर पक्का अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट ट्रेडिंग ऑन इक्विटी के साथ। थैंक यू एंड बाय बाय, हैव ए नाइस डे।